अब बात देश के उस अनमोल रत्न की जिनकी बात करते करते शायद सत्ता के ये 30 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, जिनकी जिंदगी पर अगर कोई डायरेक्टर वेब सीरीज बनाए तो शायद उसके एपिसोड उसे कई पार्ट में रिलीज करने पड़े। आपने कई बार उनका जिक्र लोगों की बातों में सुना होगा। ज्यादा टाटा बिरला न बनो। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जो एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने टाटा ब्रांड के जरिए देश को नमक, आटा, डेटा, सॉफ्टवेयर और कार से लेकर एयरलाइंस तक सब कुछ दिया। आज हमने सत्ता में उन्हीं रतन टाटा के लिए एक कुंजी तैयार की है और इसमें हम रतन टाटा की जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जिन्हें पढ़कर आपको गर्व होगा और ये महसूस होगा कि वाकई देश ने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर आज मुंबई में नरिमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला जैसी कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद वर्ली के शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन सच ये है कि रतन टाटा अमर हो गए, लोगों की यादों में और प्रेरणा से भरी कहानियों में। रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जिनके नाम के आगे कारोबार शब्द तो जुड़ता है, लेकिन उसके साथ एक और शब्द जुड़ा होता है और ये है परोपकार। क्योंकि खुद रतन टाटा ने हमेशा परोपकार को अपने कारोबार से ऊपर रखा। रतन टाटा ने न सिर्फ घर के किचन में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज तक राज किया, बल्कि रतन टाटा आज भी देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से, ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति। We have lost great statesmen of this country, but his ideology remain forever. उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस। कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। भारत के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। हम लोग बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से, तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। आपने सुबह से अखबार की सुर्खियों में और न्यूज़ चैनल्स की खबरों में देखा होगा कि रतन टाटा कितने बड़े कारोबारी थे, उनकी कितनी कंपनियां थीं, वो अपने पीछे कितनी दौलत छोड़कर गए हैं। लेकिन असल में रतन टाटा के लिए असली दौलत इंसानियत और मानवता थी और परोपकार की बैलेंस शीट में वो सबसे अमीर साबित हुए। इसीलिए रतन टाटा को देश का सबसे बड़ा दानदाता भी कहा जाता था। रतन टाटा का मानना था कि धन कमाने का सही अर्थ समाज को कुछ वापस देना होता है। इसीलिए वो पूरी जिंदगी समाज सेवा करते रहे। इसमें टाटा ट्रस्ट अपनी फर्म की कुल कमाई का 66% दान करता है। टाटा ट्रस्ट हर वर्ष चैरिटी में 1200 करोड़ खर्च करता है और ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए खर्च किया जाता है। जब देश पर कोरोना महामारी का संकट आया तो रतन टाटा ने दिल खोलकर लोगों की मदद की और लगभग 1500 करोड़ का दान दिया।
टाटा ट्रस्ट 32 राज्यों के 632 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता है, जिसका लाभ 6 करोड़ 80 लाख लोगों को मिलता है। मुंबई में टाटा कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया, जिसमें हर वर्ष 70,000 मरीजों का इलाज किया जाता है। शायद आपको पता ना हो, रतन टाटा ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को कई बार वित्तीय मदद दी है और हार्वर्ड स्कूल में रतन टाटा के नाम पर स्कॉलरशिप फंड की स्थापना भी की गई है। टाटा के अलग अलग ट्रस्ट क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं और स्कॉलरशिप के जरिए छात्रों को अब तक $28 मिलियन की मदद कर चुके हैं उनके वो ट्रस्ट जो शिक्षा से जुड़े हैं। अब हम आपको रतन टाटा की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से बताते हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो, और इन्हें सुनकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि यूं ही नहीं कोई रतन टाटा बन जाता है। रतन टाटा की जिंदगी में सिर्फ इंसान ही अहमियत नहीं रखते थे, बल्कि पशुओं के प्रति भी उनका प्रेम अद्भुत था, खासकर कुत्तों के प्रति। शायद आपको यकीन ना हो, 2018 में प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को उनके परोपकारी कामों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया था। ये समारोह बकिंघम पैलेस में होना था और रतन टाटा इसमें जाने के लिए राजी भी थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और इसकी वजह थे रतन टाटा के 2 पालतू कुत्ते, टैंगो और टीटो, जो अचानक बीमार हो गए। रतन टाटा को उनकी इतनी चिंता थी कि अपने कुत्तों की देखभाल के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया। और जब ये बात प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो वो नाराज नहीं हुए, बल्कि रतन टाटा की तारीफ की। रतन टाटा को कुत्तों के प्रति ऐसा लगाव था कि मुंबई के टाटा ग्रुप के बॉम्बे हाउस में उनके निर्देश पर आवारा कुत्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। वहां उन्हें रोज खाना पीना दिया जाता है। तभी जब रतन टाटा उस बॉम्बे हाउस में जाते थे तो ये कुत्ते उनके साथ लिपट जाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रतन टाटा को हफ्ते की एक छुट्टी अपने जर्मन शेपर्ड डॉग के साथ मनाना बहुत पसंद था। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे रतन टाटा ने बारिश में भीगते हुए एक परिवार को देखकर देश की सबसे सस्ती कार बनाने का फैसला कर लिया। 2008 में जब रतन टाटा तेज बारिश में अपनी कार में जा रहे थे, तभी उन्होंने एक बाइक पर जा रहे परिवार को देखा जो बारिश में भीग रहा था। ये देखकर वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाकर सबसे सस्ती कार बनाने को कहा, और ये कार थी टाटा नैनो, जो लखटकिया कार के नाम से बहुत मशहूर हुई। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकी और 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये फिल्मी डायलॉग तो आपने सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में हार कर जीतने वाले को रतन टाटा कहते हैं। हम आपको इसका भी उदाहरण बताते हैं। टाटा मोटर्स ने 30 दिसंबर 1998 को पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, लेकिन जब इस कार को अनुमान के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला तो रतन टाटा दुखी हो गए। उन्होंने तय किया वो टाटा मोटर्स बेच देंगे। इसके लिए उन्होंने अमेरिका जाकर फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मुलाकात की, लेकिन इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ही नहीं थी तो आना ही नहीं चाहिए था। ये बात रतन टाटा के दिल में अपमान की तरह चुभी और फिर उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला त्याग दिया। फिर उन्होंने दोगुनी मेहनत की। टाटा मोटर्स ने एक से एक गाड़ी लॉन्च की जो भारतीय बाजार में कामयाब हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे समय की ताकत कहते हैं। 2008 में समय का पहिया ऐसा घुमा कि खुद फोर्ड मोटर्स के बिकने की नौबत आ गई और उस दौर में टाटा मोटर्स ने 2008 में $2.3 बिलियन में फोर्ड की लग्जरी कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया और आज JLR देश दुनिया में हर साल हजारों लाखों गाड़ियां बेचती है। असल में सच ये है कि रतन टाटा की जिंदगी के अध्याय ऐसी सैकड़ों प्रेरणादायक कहानियों से लिखे गए हैं जिनसे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम आपको रतन टाटा के वो अनमोल सूत्र बताते हैं जिन्हें अगर किसी ने अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लिया तो उसके कामयाब होने की गारंटी कई गुना बढ़ सकती है। ये वो बातें हैं जो खुद रतन टाटा ने जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर कही और इनमें आपके लिए प्रेरणा वाले विटामिन हैं। जैसे रतन टाटा कहते थे, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। रतन टाटा की सोच थी कि अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उनका उपयोग महल बनाने में करें। यानी वो जानते थे कि मुसीबतें कभी भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती हैं। रतन टाटा ने एक बार ये भी कहा था कि लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगी जंग कर सकती है। इसी तरह एक व्यक्ति को उसकी खुद की सोच के अलावा कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकता।
रतन टाटा कितने दृढ़ संकल्प वाले इंसान थे, इसका भी एक प्रेरणादायक उदाहरण सुनिए। रतन टाटा कहते थे वो सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करते, बल्कि निर्णय लेने में और फिर उन्हें सही बना देने में विश्वास रखते हैं। रतन टाटा का ये भी मानना था कि कभी भी अपने पास आने के लिए अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी इंसान को अपने अवसर खुद बनाने चाहिए। रतन टाटा की कामयाबी का एक सूत्र ये भी था कि सफलता को अपने दिमाग में और हार को कभी अपने दिल में मत बसने दो, और इस वचन को उन्होंने खुद भी अपनी जिंदगी में अपनाया। रतन टाटा का मानना था कि जीवन में उतार चढ़ाव आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब यह है कि हम जीवित नहीं हैं। यानी रतन टाटा का जीवन अपने आप में प्रेरणा की एक ऐसी कुंजी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।